देखिए पिछले क्लास में हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ चुके थे। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? कोई भी प्रतिरोध हो, यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3। सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा, इसका भी प्रथम सिरा, इसका भी प्रथम सिरा, इसका भी प्रथम सिरा क्या है? एक बिंदु से जुड़ा हुआ है, और दूसरा सिरा क्या है? दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। और ये पूरा कनेक्शन क्या है? एक बैटरी और एक स्विच के सहारे लगा हुआ है। इस प्रकार के संयोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन या समूहन। समांतर क्रम संयोजन या समूहन को पार्श्व क्रम संयोजन या समूहन भी कहा जाता है। ये दूसरा वाला जो नाम है पार्श्व क्रम संयोजन, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। केवल इसमें इतना ध्यान रखना है कि कोई प्रतिरोध हो, सभी प्रतिरोध का कितना क्या है? प्रथम सिरा एक बिंदु से और सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ रहता है, और यह एक बैटरी के साथ कनेक्ट रहता है। इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए इसमें लिखा है, माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन में चित्रानुसार जोड़ा गया है। हमारे पास कितना प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध है, R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध और R3 प्रतिरोध। तीनों प्रतिरोध को चित्र के अनुसार जोड़ा गया। कैसे? समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका इसी प्रकार से होता है। सभी प्रतिरोध का प्रथम सिरा एक बिंदु से कनेक्ट रहता है, सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से कनेक्ट रहता है। ये दूसरा सिरा हो गया और ये पहला सिरा हो गया। ठीक है, अब इसको क्या किया गया है? एक बैटरी के सहारे जोड़ दिया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सेल है, ये क्या है? हमारा सेल। एक बैटरी के सहारे सभी प्रतिरोधों को जोड़ दिया गया है, और इन प्रतिरोधों में कौन सा धारा प्रवाहित हो रहा है? आई धारा प्रवाहित हो रहा है। और इसके साथ एक स्विच भी लगा हुआ है जिसको हम धारा को बंद या खोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ बिंदु ए है और बिंदु बी है। दोनों बिंदुओं के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होगा। वो विभवांतर कौन सा? भी विभवांतर। कोई भी दो बिंदु है, दो बिंदु के बीच में विभवांतर क्या होता है? हमेशा अलग अलग होता है। यहाँ भी बिंदु क्या है? ए और बी है। ए बी में ही क्या है? तीनों प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। बिंदु ए और बी के बीच में तीनों प्रतिरोध क्या है? जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर विभवांतर क्या मान लिया हम लोग? चलते हैं हम प्रूव करने की ओर। ओम के नियम से, ओम के नियम से हमको पता है क्या? भी समानुपाती क्या होता है? आई। या भी समानुपाती चिन्ह हटाएंगे क्या लगेगा? बराबर। और यहाँ क्या लगाएंगे? आर आई। यदि यहाँ से आई का मान निकाल लेंगे तो आई बराबर क्या आ जाएगा? भी बटा आर होता है। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत जगह हेल्प करेगा। ठीक है, यानी कि यदि यह जो प्रतिरोध को हम जोड़े हैं फिगर 1 में, जिस प्रकार से प्रतिरोधों को हम जोड़े हैं, यहाँ पर हम ओम के नियम से इन प्रतिरोधों के बीच में धारा निकाल सकते हैं। R1 प्रतिरोध के लिए क्या मान लिया धारा? I1 यहाँ लिखा हुआ भी है। R2 प्रतिरोध के लिए क्या जाएगा? I2 लिखा हुआ यहाँ पे। R3 प्रतिरोध के लिए क्या होगा? I3 यहाँ पर लिखा है। यानी कि R1 प्रतिरोध में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, R2 प्रतिरोध में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, और R3 प्रतिरोध में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। R1 के लिए क्या मान लिए हैं? I1 बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला V बटा यहाँ से V बटा क्या होता है? R। यहाँ I1 में कितना धारा, R1 प्रतिरोध में ही I1 धारा प्रवाहित हो रहा है, क्या जाएगा? I1 बराबर V बटा R1। उसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं कौन सा? दूसरा प्रतिरोध के लिए। दूसरा प्रतिरोध बड़ा क्या है? R2। इसमें धारा कौन सा प्रवाहित हो रहा है? I2।
आई टू बराबर क्या आ जाएगा V बटा R2। आई टू बराबर क्या आ गया V बटा R2। उसी प्रकार से आई थ्री का मान क्या आ जाएगा V बटा R3 हो जाएगा। यानी कि I1 का मान निकाल लिए, I2 का मान निकाल लिए, I3 का मान निकाल लिए। I1 का मान क्या निकला V बटा R1, I2 का V बटा R2, I3 का V बटा R3। अब कुल धारा मान लेंगे क्या I। कुल धारा क्या मान लेंगे I। कुल धारा यदि I मान लेंगे तो I का मान क्या आ जाएगा, धारा तो तीन भागों में विभक्त हो रहा है ना। यहाँ पर देखिए तार से धारा गया और यह क्या हो गया, तीन अलग अलग भागों में क्या हो गया, बट गया। यदि कुल धारा चाहिए तो क्या करेंगे, हम तीनों प्रकार के धारा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, कुल धारा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, कुल धारा निकल जाएगा। इसलिए कुल धारा मान लिए, कुल धारा क्या I मान लिया, क्या I का मान क्या देगा I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि तीनों प्रतिरोध में अलग अलग धारा प्रवाहित हो रहा था, एक में I1, एक में I2 और एक में I3। तीनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो क्या हो गया I बराबर I1 का मान क्या निकाल के रखे हैं V बटा R1, V बटा R1, और I2 का मान क्या है V बटा R2, V बटा R2 यहाँ से। उसके बाद I3 का मान क्या है V बटा R3, V बटा R3 रख दिए। यानी कि I बराबर I1 का मान V बटा R1, I2 का मान V बटा R2 और I3 का मान V बटा R3। I1 का मान रख दिए हर जगह, I2 का मान रख दिए और उसके बाद I3 का मान रख दिए। अब देखिए यहाँ पर भी आपको V दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी V और यहाँ भी V, तीनों जगह क्या है V दिखाई दे रहा है। तो V को हम क्या करेंगे, कॉमा ले लेंगे। क्या हो गया I बराबर V बटा क्या हो गया V बाहर में हो गया ब्रैकेट में, यहाँ क्या बच गया 1 बटा R1 लिख दिए, यहाँ क्या बच गया 1 बटा R2 लिख दिए, यहाँ क्या बच गया 1 बटा R3। इसको हम लोग क्या मान लिए, समीकरण नंबर क्या मान लिए 1। यहाँ भी सेम चीज यही लिखा हुआ है। I बराबर क्या हो गया V इंटू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा क्या आ गया R3। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रतिरोधों का प्रतिरोध क्या माने हैं, अलग अलग माने, R1 माने हैं, R2 माने हैं, R3 माने हैं। यदि इन प्रतिरोधों को एक समतुल्य प्रतिरोध दिया जाए, यानी कि इन तीनों प्रतिरोधों के बदले हम चाहते हैं कि ऐसा प्रतिरोध लगा दे जो कि क्या करे, तीनों का काम कर जाए। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इन प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध क्या मान लिए P, यानी कि इसके तीनों के बराबर एक प्रतिरोध मान लिए। क्या यदि इस तीनों के स्थान पर एक प्रतिरोध लगाना तो क्या मान लिया उसको RP, जो कि बगल वाला चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या हो गया प्रतिरोध RP और विभवांतर क्या हो गया V, धारा क्या हो गया I। तो यहाँ से हम धारा का मान निकाल सकते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा V बटा RP। यहाँ प्रतिरोध क्या माने RP, क्या हो गया यहाँ पे V बटा RP हो गया। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण नंबर 1 यहाँ है हमारा और समीकरण नंबर 2 यहाँ है। समीकरण नंबर 1 का LHS, समीकरण नंबर 2 का LHS, दोनों का LHS क्या है हमारा बराबर दिखाई दे रहा है आपको। यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 का LHS हमारा क्या है बराबर है, RHS क्या हो जाएगा अपने आप बराबर। अब दोनों समीकरण केवल हल करना है, दोनों समीकरण क्या करना है हल, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 2 का RHS यहाँ लिख दिए और समीकरण नंबर 1 का RHS यहाँ लिख दिए, दोनों का LHS बराबर, RHS भी क्या जाएगा बराबर जाएगा, बराबर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे भी यहाँ भी क्या आ गया, कट गया, बचा यहाँ पर क्या 1 बटा RP बचा, 1 बटा RP यहाँ पे लिख दिए। उसी प्रकार से यहाँ 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा क्या बचिया R3। ये हमारा क्या हो गया समांतर क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला करके आ गया। यानी कि तीन प्रतिरोधों को जब जोड़ेंगे आपस में समांतर क्रम संयोजन में फॉर्मूला क्या होगा 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। बटा का मतलब क्या दिखाई दे रहा है यहाँ व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा। यदि x है, x का व्युत्क्रम क्या देगा 1 बटा x। हाँ, इसी फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा है, सारा दिखाई दे रहा है ना, यानी कि क्या है व्युत्क्रम है। अब देखिए कुछ स्टार पॉइंट भी लिखा हुआ है।
पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध क्या माने हम लोग, आरपी, इसका क्या होगा, व्युत्क्रम। दिख रहा है ना, इसका व्युत्क्रम बराबर किसके है, सभी प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रम के योग के क्या है, बराबर है। दिख रहा होगा सभी प्रतिरोध क्या है, तीन प्रतिरोध है, R1 R2 R3, तीनों को जोड़ा है, तीनों का व्युत्क्रम के क्या है, बराबर। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ के आर। किसी को दिक्कत, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, घर में एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा।